नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है। और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्जाम्स आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क क्लियर की हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो डालता हूँ। तो अभी आरआरबी पीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं, कल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं 2 दिन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके आंसर क्या एक सूटेबल आंसर या क्या एक आइडियल आंसर होने चाहिए, वो मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। बाकी जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं या जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन हैं, वो तो आप लोग कर ही लेंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके एक सूटेबल आंसर कैंडिडेट को नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन लेके मैं यहाँ पे आया हूँ कि वो क्या होने चाहिए और उनका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि पहले इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्या करें क्या ना करें, उसमें पहले बता दिया था कि आप अपने स्टेट के, सिटी के या डिस्ट्रिक्ट के एमपी एमएलए ये सब चीज़ों को पढ़ के जाइए। और देखिए वही सारे क्वेश्चन आने लगे। और करंट अफेयर में मैंने चंद्रयान का पहले बोल रखा था कि चंद्रयान इस समय बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है। चंद्रयान भी है या गगनयान है। तो ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू में कई सारे जो इंटरव्यू बोर्ड हैं, इंटरव्यू पैनल मेंबर हैं, उन्होंने इस बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया है। और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो चलते ही रहते हैं। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया हूँ, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा रहा है कि जाहिर सा बात है आप आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कैंडिडेट को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या अगर आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, तो क्या आप इसको छोड़ देंगे। तो इसमें जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जा रहे हैं क्या बताएं। तो इसका सबसे सूटेबल आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका सबसे सूटेबल आंसर ये होगा कि उनसे डायरेक्टली कहिए कि अभी तो सर मैं आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता। मैं फ्यूचर के बारे में नहीं जानता कि मेरा आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एसबीआई पीओ में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो बहुत बात की बातें हैं। अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ में हर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहता है। उस टाइम में अपने सीनियर्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से सबसे एडवाइस लूँगा। और जो उस समय बेटर ऑप्शन या जो भी उस समय मुझको जो बेहतर रिजल्ट लगेगा कि इसमें जाना चाहिए तो वो जाऊँगा। लेकिन अभी वहाँ से फिक्स नहीं है। और मेरा यहाँ आरआरबी में फिक्स है लगभग। मैं यहाँ अभी एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है और आईबीपीएस पीओ का मेंस भी नहीं हुआ है, तो उनमें हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर मैं यहाँ आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ आप सबके सामने, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हो सकता है कि मैं यहाँ से सेलेक्ट हो जाऊँ। तो अभी सर मेरे लिए सबसे बड़ा फोकस तो आरआरबी पीओ ही है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ अभी बाद की बातें हैं, तो उन पे सर हम उस टाइम डिसीजन लेंगे। अभी तो फिलहाल सर मेरे लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से बोल के आप दोनों तरफ से मैनेज कर सकते हैं। ना उनकी बात मतलब वो जो सुनना चाहते थे ना वो बोला, और ना जो आपके मन में था आपने वो बोला। बीच का रास्ता आपने निकाल के एक बात बोल दिया। जो सेकंड क्वेश्चन है बार बार जो पूछा जा रहा है कि आरआरबी की नीड क्यों पड़ी, मतलब आरआरबी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप सबको पता है कि आरआरबी जो है वो एक्ट 1976 के तहत आया था। 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक था वो मतलब प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक आरआरबी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो अपने यूपी का ही था। तो वो पूरे इंडिया का सबसे पहला आरआरबी है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी, देखिए उस समय क्या होता था ना, सारे जो बैंक्स होते थे वो प्रॉफिट की तरफ भागते थे। मतलब प्रॉफिट कहने का मतलब ये है कि जहाँ से उनको बेहतर फ़ायदा मिल सके, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, उस तरफ जाते थे। और ग्रामीण जो इलाका था उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। तो सरकार ने ये चीज़ देखा कि अगर हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये और ज़्यादा पिछड़ते हुए चले जाएंगे। और उस समय सूदखोर महाजन ये सारे जो लोग थे वो गाँव में बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, जिनकी वजह से लोग गरीबी के जाल में और फंसते जा रहे थे। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए लोगों को, उन महाजनों से, उन सूदखोरों से लोगों को बचाने के लिए सरकार आरआरबी लेके आई। इसलिए आरआरबी के जब आप मेन फंक्शन या ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी है कि सब प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोशल वेलफेयर। मतलब सोशल वेलफेयर मतलब कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण तबके हैं, जहाँ पे लोग बिल्कुल भी लिटरेट नहीं है, बिल्कुल इलिटरेट है, उन तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना, उन तक इंश्योरेंस पहुँचाना, उन तक सारी सुविधाएँ पहुँचाना जो बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सुविधाएँ जो भी फाइनेंशियल सर्विस है वो पहुँचाना, और लोगों को लिटरेट करना। फाइनेंशियल जो कैंप लगाए जाते हैं वो सब कुछ करना ताकि लोग जागरूक हो सकें। और लोग जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो स्वतः ही गरीबी से बाहर आने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी जागरूकता बढ़ेगी तो उनको पता चल रहेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इस हिसाब से इसलिए आरआरबी की नीड पड़ी। तो आरआरबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कभी भी प्रॉफिट में नहीं है,
कभी भी प्रॉफिट कमाना है या अर्न करना नहीं है। आरआरबी की जो मेन फंक्शन है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है लोगों, मतलब जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो बिल्कुल ही इलिटरेट होते हैं, उनको फाइनेंशियल तरीके से जागरूक करना, उनको सेवाएं देना। क्योंकि जो पीएसबीज होती हैं उनका मेन जो आप बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड होता है वो प्रॉफिट कमाने का लेके होता है। इसीलिए वो जहाँ पे प्रॉफिट की चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या वो वैसे ही योजनाएं स्कीम्स लेके आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा दे सके। तो इसलिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप देखेंगे तो वो पीएसबी के लिए मात्र 40% रखी गई है, कि जो भी उनका टोटल 100% जो लोन होता है उसमें वो केवल 40% ही वो पीएसएल में इन्वेस्ट करेंगे, जबकि आरआरबी के लिए 75% होता है ये लिमिट। 75% तक आपको पीएसएल में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो ये अंतर है, इसलिए हमको आरआरबी की नीड पड़ी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि पीएसएल क्या है और पीएसएल में कितने सेक्टर होते हैं। तो पीएसएल एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसका पूरा नाम है। इसमें क्या होता है कि बैंकिंग जो है, बैंकिंग में और जगह तो इन्वेस्ट किया ही रहता है। जब लोगों को मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए, मूलभूत सुविधा समझिए जो फंडामेंटल जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, स्कूल हो गया, इन सब चीज़ों में जो इन्वेस्ट किया जाता है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोला जाता है। और इसमें टोटल 8 सेक्टर होता है: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, इसके अलावा एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके जो हेल्थ होते हैं या स्कूल होते हैं, इन सारी चीज़ों, ये जो चीज़ें होती हैं वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन था कि पीएसएल क्या होता है, पीएसएल में कैटेगरीज क्या होती हैं। तो पीएसएल में कैटेगरी भी बता दिया और मैं लिमिट भी बता दिया कि आरआरबी की जो लिमिट होती है वो 75% होती है। अगला क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है कि एसएलआर में पैसा किस फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। और एसएलआर होता क्या है, तो एसएलआर कुछ नहीं है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, वो अभी जितना भी परसेंटेज है, अभी 4.5% है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जितना भी एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ये सब कुछ मैंने अपने पहले वाले वीडियोज में बता रखा है, जो 140 टॉपिक्स कराया हुआ है, उसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है, तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो जो सीआरआर होता है, तो जो भी है वो उस एनडीटीएल का वो उतना परसेंटेज रख दीजिए। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ है आपका एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, तो उसमें से 4.5 करोड़ आपने एक तरफ निकाल कर रख दिए। अब अभी एसएलआर जो है वो 18% चल रहा है, तो 18 करोड़ रुपए आप और एक साइड में निकाल कर रख देंगे। किस फॉर्म में? 3 फॉर्म में रखा जाता है। यही क्वेश्चन आज पूछा गया था कि एसएलआर किस किस फॉर्म में रखा जाता है, कैश में, गोल्ड में और आरबीआई सिक्योरिटी के फॉर्म में। 3 फॉर्म में रखा जाता है एसएलआर। और इन एसएलआर की एक और इम्पोर्टेंस क्या होती है, विशेषता क्या होती है कि एसएलआर को आप सिक्योरिटी के तौर पर कहीं रख भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं किसी, मतलब जैसे बैंक को कभी ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो आरबीआई के पास इसको ले जाके गिरवी रख के और पैसे उसके बदले में ले सकता है। लेकिन सीआरआर पे अगर बैंक पूछता है, अगर आपसे पैनल में पूछते हैं कि क्या सीआरआर के बेसिस पे पैसे ले सकते हैं उधार, ठीक है, क्या बोरो कर सकता है बैंक, तो सीआरआर जो पैसा होता है उसको बिल्कुल नहीं छूना होता है, वो जितना होता है वो आपको रखना होता है। लेकिन एसएलआर के बल पे आप आरबीआई से पैसे उधार ले सकते हैं। ये हम बैंक की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएलआर का आपको समझ में आ गया, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैप ईयर को लेकर सारे बच्चे परेशान हैं, गैप ईयर को कैसे एक्सप्लेन करें। गैप ईयर को एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, गैप ईयर से उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। गैप ईयर से दिक्कत होता तो वो 30 ईयर तक क्यों रखते। जो एक लिमिट है पीओ बनने की, वो 20 या 18 से, सॉरी 21 तो आपकी एसबीआई पीओ थी, 18 से लेके 28 और 30 तक क्यों रखते। इसका मतलब ये भी है कि जो 19 और 20 का बच्चा है, जो 19 और 20 साल का बच्चा है, वहाँ वो भी जा रहा होगा, और जो 28 29 का बच्चा है वो भी जा रहा होगा, वहाँ तो दोनों जा रहे हैं। तो गैप ईयर से बेसिकली उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, वो जानबूझ के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप फंसे इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपने जो भी उन, जैसे आप मान लीजिए आपका 3 साल गैप हो, 4 साल गैप हो, आपने इस दौरान कुछ तो काम किया होगा, खाली तो बिल्कुल नहीं बैठे होंगे भाई। किसी प्राइवेट फर्म में काम किया होगा, किसी स्कूल में पढ़ाया होगा, कहीं ट्यूशन पढ़ाया होगा, किसी कोचिंग में पढ़ाया होगा, कुछ तो काम किया होगा, किसी बैंक में ही काम किया है। जो भी काम किया है आप सही सही बता दीजिए, उनको घुमाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपको पकड़ लेंगे। तो इसीलिए आप उनको घुमाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो भी काम आपने किया है उसको जेन्युइन तरीके से बता दीजिए। उसमें थोड़ा इधर उधर की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक जेन्युइन तरीके से उनको आप बताइए कि मैंने इन गैप ईयर्स में ये काम किया है सर, और इसका बैंकिंग में अगर कुछ यूज है तो वो भी बता दीजिए।
अगर आप किसी फर्म में या किसी मान लीजिए किसी कंपनी के लिए आपने काम किया है और उस कंपनी का कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहता है, या किसी एग्रीकल्चरल मान लीजिए कोई कंपनी है पेस्टिसाइड्स की, उसमें अगर आपने काम किया है, तो वहाँ से किसानों के लिए क्या क्या फ़ायदे की बातें और क्या क्या नुकसान की बातें हैं, वो सारी चीज़ें अगर कुछ भी अगर यूज है आपके गैप ईयर्स में किए गए काम का, तो वो उनको आप बताइए। बिल्कुल वो उस चीज़ को लेके वो बहुत पॉजिटिव मानते हैं कि आपने खाली नहीं बैठे हैं। सबसे अच्छा उनको ये लगता है कि आप इन दिनों पढ़ने के साथ साथ आपने कुछ तो काम किया है ना, कुछ इसके अलावा मान लीजिए कुछ नहीं किया है तो कहीं किसी को पढ़ा ही दिया है, किसी फाइनेंशियल या बैंकिंग अवेयरनेस का कहीं क्लास ही ले ली, तो कुछ तो किया है, वो सारी बातें उनको बता दीजिए जो भी आपने किया हुआ है। ये हो गया मेरा 5वां क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बार बार जो आ रहा है, टाइप्स ऑफ लोन, ये पूछा गया है क्वेश्चन कल, और इसमें सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे आलतू फालतू की चीज़ें यूट्यूबर बताए जा रहे हैं। देखिए, जब आपसे टाइप्स ऑफ लोन पूछा जाता है तो आप उनको नॉर्मली समझाएंगे दो पार्ट में। सर, एक फंड बेस्ड होता है, एक नॉन फंड बेस्ड होता है। सारे लोग लगे पड़े हैं कि एक कैश क्रेडिट होता है, एक एजुकेशन होता है, एक होम लोन होता है, ऐसे नहीं बताना है उनको। एक तरीके से बताना है कि जो लोन होते हैं वो फंड बेस्ड होते हैं, नॉन फंड बेस्ड होते हैं। फंड बेस्ड में क्या होता है कि फंड बेस्ड में बैंक जो होती है वो कस्टमर को एक फंड प्रोवाइड कराती है। फंड कहने का मतलब कि आपको ज़रूरत है घर बनाने के लिए, या ओडी की ज़रूरत है, या एजुकेशन के लिए ज़रूरत है, तो वो होता है फंड बेस्ड। मतलब आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी या बिना कोलेटरल सिक्योरिटी लिए बैंक आपको एक पैसा प्रोवाइड करती है, उस पैसे के बल पे आप जाके कहीं काम करते हैं, उस पैसों को इन्वेस्ट करके उससे कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये हो गया फंड बेस्ड। और दूसरा जो टाइप होता है वो नॉन फंड बेस्ड होता है। नॉन फंड बेस्ड का मतलब कि बैंक यहाँ पे आपको कोई भी पैसे प्रोवाइड नहीं करेगी, मतलब यहाँ पे कोई फाइनेंशियल काम नहीं होगा, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल काम होगा। इसमें क्या होता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, लेटर ऑफ गारंटी होते हैं, ये सारी चीज़ें इशू की जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए बायर और सेलर काम कर रहे होते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने 140 टॉपिक्स वाले में समझा रखा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ गारंटी क्या होता है। मान के चलिए कि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उनको एक गारंटी चाहिए कि जो खरीदने वाला है वो कहता है कि बाद में पैसे चुकाऊंगा, तो सेलर एक गारंटी चाहता है बैंक के थ्रू कि उसका पैसा ना डूबे, तो वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से इशू करा लेता है। तो नॉन फंड बेस्ड में ये सारी चीज़ें आती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी। और अब बात करें फंड बेस्ड में, तो उसमें आप बताइए ना कि हाँ, ओडी होती हैं, कैश क्रेडिट होती हैं, केसीसी होती हैं, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट होते हैं। इसमें आप क्लासिफिकेशंस करिए, आप उल्टा सीधा मत उनको बताइए। पैनल मेंबर को ये सुन के बहुत बेकार लगता है, आप उनको एक तरीके से लेके चलिए कि लोन जो होते हैं दो पार्ट में होते हैं, एक फंड बेस्ड, एक नॉन फंड बेस्ड। तो क्लियर एंड कट रखिए। ये इतने क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा और जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन लगे जो कि बिल्कुल आपको नहीं समझ में आ रहे हो, तो आप बता सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आप मुझको बताएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आके, तो मैं उन सारे क्वेश्चन की कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा जवाब दे सकूं। लेकिन कुछ भी आलतू फालतू पैनल में मेरे को नहीं बताने हैं, और एक जेन्युइन सा आंसर रेडी करके जाइए। आप एक ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और वहाँ पे आप गए इंटरव्यू देने के लिए, तो आप कुछ भी उल्टा सीधा मत बताइए। और मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उल्टा सीधे चल रही हैं। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों को लेके चलें। हंसी मजाक वाली चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैंक में आते हैं तो आप पब्लिक को सर्विस दे रहे होंगे। पब्लिक को सर्विस देने का मतलब होता है कि अब बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पब्लिक बहुत उम्मीद के साथ आती है कि मेरा पैसा आया है, मेरी जो चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि जो बैंक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अल्टीमेटली लोग बहुत उम्मीद के साथ आते हैं। सब जगह से काम कराने के बाद बैंक के पास आते हैं, बैंक के पास इस उम्मीद से आते हैं कि आज पैसे मिल जाएंगे, आज मेरा काम ये हो जाएगा, जो भी उनके फाइनेंशियल वर्क होते हैं। और आप सबको पता है कि सबकी ज़िंदगी में पैसे का कितना इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज़ को मजाक में बिल्कुल मत लीजिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वे में चलिए, ठीक है। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन किसी भी चीज़ का आंसर नहीं उल्टा सीधा नहीं देना है, और तरीके से काम करना है। और बाकी जहाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आए वहाँ पे आप ज़रूर हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का एक प्रॉपर वे में आंसर दे सके, ठीक है। कुछ भी उल्टा सीधा या उलूल जुलूल आंसर नहीं। चलिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी क्वेश्चन आपको लगे एक बार ज़रूर बताइएगा।